तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी नजर में क्या है? एक नेता है, समाज सेवी है या व्यापारी है? अपने कार्यकाल में जो काम हमने किया, लोग आज 15 साल के बाद भी याद करते हैं। तो हम यहाँ मुगलसराय में एक सेवक के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। व्यापारी कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, व्यापारी कम्युनिटी हमेशा से देखा जाए लास्ट 5-10 साल में बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो व्यापारी हैं। भाजपा चूंकि बहुत ज्यादा अपवाद फैलाती है, तो इसलिए उसको लोग कहते हैं कि हाँ, सारे लोग उन्हीं के पास है। सपा को हमेशा से बोला गया है यादव और मुसलमान की पार्टी है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मुगलसराय इस चीज को कैसे देखता है? देखिए, कहा जाता है, लोग बदनाम करते हैं, समाजवादी पार्टी केवल मुसलमान यादवों की पार्टी है। आपके हिसाब से कौन से 3 ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बार का इलेक्शन डिसाइड करेगा? आज हम लोग मुगलसराय के गलियों में आए हैं राजकुमार जायसवाल जी से मिलने, जो कि एक नेता है, एक समाज सेवी है और व्यापारी भी है। 2027 में यूपी का इलेक्शन आने वाला है और आज हम इनसे बात करेंगे मुगलसराय के जो मुद्दे हैं, जो आम नागरिक के परेशानियां हैं और समाजवादी पार्टी का क्या इसमें अपना ओपिनियन है, अपना विजन है। तो सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, जैसे जब मैं मुगलसराय में आया, लोगों से मैंने आपके बारे में पूछा, तो कुछ लोग आपको एज ए व्यापारी देख रहे हैं, कुछ लोग आपको एज ए नेता देख रहे हैं, कुछ लोग आपको एज ए समाज सेवी देख रहे हैं। आप पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी नजर में क्या है? एक नेता है, समाज सेवी है या व्यापारी है? सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद का, आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं। जी सर। देखिए, मुगलसराय में हम जन्म हुआ, मुगलसराय में पले बड़े। यहाँ मुगलसराय की जनता की तरफ से प्यार मिला, जो कि हम यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन भी हुए। अपने कार्यकाल में जो काम हमने किया, लोग आज 15 साल के बाद भी याद करते हैं। तो हम यहाँ मुगलसराय में एक जनसेवक के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। अच्छा, तो जैसे पॉलिटिक्स में आने से पहले आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। क्या वो पहले से ही पॉलिटिक्स में थे? देखिए, हमारे पिताजी श्री कृष्ण प्रसाद जायसवाल जी, स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद जायसवाल जी, नगर पालिका के 89 में जब चुनाव हुआ नगर पालिका का, हाँ। उस समय सभासद हुए। जब तक सभासद हुए, उप चेयरमैन भी रहे नगर पालिका के। अच्छा। जब तक जिंदा थे, दोनों टर्म में वो उप चेयरमैन थे। अचानक बीच में उनका हार्ट अटैक से स्वर्गवास हो गया। अच्छा। तो चूंकि उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ, वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा थे जी। वो छोटे जाति, मुसहर, स्वीपर, हरियर, इस टाइप के दबे कुचले लोगों के हमेशा वो सहायता की। तो उनके मरने, उनका जो सोच था कि एक बार हम नगर पालिका, बच्चों की जेंट्स सीट हुआ नहीं, उसके बाद महिला सीट हुआ जी। तो 99 में वो चले गए। उसके बाद उनका एक सपना था कि हम नगर पालिका में एक बार चेयरमैनी करके दिखाएंगे कि कैसे सेवा होता है। तो नहीं रहे। उसके बाद वो चले गए। तो हम उनके सपने को साकार करने के लिए व्यवसाय को छोड़कर समाज सेवा में लगे। 2006 में हमें पार्टी की तरफ से टिकट मिला और उस समय सबसे अधिक वोट से हम पहली बार समाजवादी पार्टी यहाँ चेयरमैन नगर पालिका में दी। उसके बाद अभी तक नहीं कोई हुआ समाजवादी पार्टी से। उस समय जो हमने काम किया, चूंकि सरकार हमारी नहीं थी, विपक्ष की सरकार थी, उसके बाद भी जितना हम गलियों में मूलभूत सुविधा, जल निकासी, गलियों का चलने का, घरों तक पानी पहुंचाने का, सफाई का, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में था, उसको विधिवत हमने नगर को सेवा की। और स्वयं जाकर गलियों में जाकर जो काम होता था उसका भी देखते थे कि हाँ, सही काम हो रहा है कि नहीं। जहां गलत काम होता था उसको रोक देते थे। इसलिए जनता जो हमारे पास सीधे आती थी, उसका सीधा काम होता था। उसके पहले, हमारे बाद भी सभासद के माध्यम से काम किया जाता था। जब तक सभासद उनके यहाँ नहीं जाएंगे, उनका काम नहीं होगा। उनको सपोर्ट किए नहीं किए, मगर हमारे समय में हमें प्रण किए थे कि जो हमारे पास सीधे आया उसका सीधा काम आवश्यक है, पहले उसको सब। तो इसलिए लोग हमको उस नजरिए से देखते हैं
कि सेवक के रूप में काम करके कम समय में हम लोगों को जो पहचान दिए। आज भी हम मार्केट में घूमते हैं या जहां जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भैया ये देखिए आपके समय का जो बिछा है अभी तक फिर इस पर काम नहीं हो पाया। तो जब आप बने थे चेयरमैन तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या आया था? देखिए, जब हम चेयरमैन बने थे तो सबसे बड़ा चैलेंज शहर की सफाई का था, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, गलियों की हालत बहुत खराब थी। अच्छा। तो हम तीनों को टारगेट करके काम करना शुरू किए। तो सबसे पहले हम सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिए और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने। लोगों के घर पानी पहुंचाने में जितना भी जनरेटर खराब था या ट्यूबवेल खराब था, क्योंकि बजट बहुत नहीं था तो हम लोग जमीनी स्तर के नेता थे, राजनीतिक पहचान थी, तो हम लोग हर गलियों में घूम के देखते थे कि कहाँ क्या कमी है। अच्छा। तो उस हिसाब से हम लोग ट्यूबवेल का मरम्मत कराए, जनरेटर का रिपेयर करा के मरम्मत करा के, नया खरीदेगा पैसा रहता तो मरम्मत करा के सारा जनरेटर जहां जहां ट्यूबवेल था सबको जनरेटर युक्त से करके, और जब लाइन नहीं रहता था तो जनरेटर से पानी लोगों के घरों तक देते थे। तो शहर में लाइन न रहे फिर भी हमारा पानी लोगों के यहाँ सप्लाई है। निरीक्षण में निकलते थे सारे अधिकारियों को लेके, जिस क्षेत्र में जाते थे तो सारे विभाग के सफाई अधिशासी अधिकारी से सफाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, सारा विभाग रहता था। जो भी क्षेत्र में कमी बताई जाती थी उसको वहीं पर नोट करा के उसका एक हफ्ते में निस्तारण करा था। अच्छा। यहाँ कई चीज हम उस समय नया लाए थे, नई चीज लाए थे। जैसे शहर में इंटरलॉकिंग कहीं नहीं होता, हमारे पहले नहीं था। अच्छा। उस समय हम बाहर से इंटरलॉकिंग मंगाए थे। आज भी वह इंटरलॉकिंग, हमारे समय का इंटरलॉकिंग नई सट्टी में जो टोनी चाय वाले के सामने वाला उसी समय का बिछा है। आज भी उसी तरीके है। अच्छा। सुभाष नगर में है। तो हम काम बहुत ईमानदारी से करना, और अधिकारियों पर भी हमारा अंकुश रहता था। समय समय पर हम स्थलीय निरीक्षण करते थे, जहां गलत कार्य होता था उसको हटवा देते थे। लोगों को मूलभूत सुविधा पर विशेष ध्यान देते थे। जहां से सफाई का कि हमारे अगर नगर पालिका क्षेत्र में है तो उसकी सफाई की व्यवस्था कम से कम सप्ताह में 1 बार 2 बार वहां तक देहाती ग्रामीण क्षेत्र में सफाई नायक पहुंचे, उनको भी उस व्यवस्था मिली जी। तो जितना दिन हमारा कार्यकाल था, चूंकि विपक्ष में थे, हमारे सरकार नहीं थी, बसपा की सरकार थी, उसके बाद भी हम जीटी रोड पर देखिए इंटरलॉकिंग जो लगा था उस समय, उसी समय का सीवर पाइप कई जगह था। तो हम लोग शुरू से काम पर विशेष ध्यान दिए कि अगर हमारे पास कोई आम जनता आ गई अपनी समस्या लेके तो उसका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ, अधिकारी से हमेशा संपर्क में रह के कि अगर उस समस्या बताए तो उसका जाके निस्तारण करके हमें अवगत करें। अच्छा। बाकी जैसे अगर हम लोग व्यापारी कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, व्यापारी कम्युनिटी हमेशा से देखा जाए लास्ट 5-10 साल में बीजेपी को सपोर्ट किया है जी। और आप सपा पार्टी में हैं, तो मतलब कैसे है ये वाली चीज? देखिए, ऐसा है कि व्यापारी कहा जाता है, माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, मगर ऐसा नहीं है। अच्छा। व्यापारी समाजवादी पार्टी को भी वोट देता है, क्योंकि जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष अन्य मुलायम सिंह यादव जी थे तो समझ लीजिए व्यापारियों के हित में इतना काम किए थे। 89 में जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला बैठते हुए चुंगी समाप्त किए थे। अच्छा। उसके बाद व्यापारियों को परेशान किया जाता था, इंस्पेक्टर राज था, तो इंस्पेक्टर राज समाप्त किए कि किसी पर 3/7 का मुकदमा नहीं होगा। तो इस तरीके व्यापारियों के हित में बैठ जब आया तो उस समय भी वो कहे कि जब तक व्यापारी बैठ के आम सहमत नहीं बना लेंगे तब तक यह टैक्स हमारे प्रदेश में लागू नहीं होगा। तो व्यापारियों के हित में समाजवादी पार्टी हमेशा काम की है। व्यापारियों के हित में देखिए, व्यापारी है, दुकान पर अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उस समय 5 लाख का बीमा जो है समाजवादी पार्टी सरकार की ही देन। तो व्यापारी हैं। भाजपा चूंकि बहुत ज्यादा अपवाद फैलाती है तो इसलिए उसको लोग कहते हैं कि हाँ सारे लोग उन्हीं के पास है, मगर व्यापारी ऐसा नहीं। व्यापारी नहीं होते तो सीतापुर के विधायक राधेश्याम जायसवाल कई बार से समाजवादी पार्टी से विधायक थे, कई विधायक थे समाजवाद वैश्य समाज के। तो इसलिए ऐसा कहना गलत है। हम लोग
समाज में काम करते हैं, समाज को लेके चलते हैं। तो चूंकि वो कुछ व्यक्तिगत संबंध पर, कुछ पार्टी के संबंध से, क्योंकि हम यहाँ व्यापारियों के भी नेता हैं, व्यापारी समाज से प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, उद्योग व्यापार मंडल के। व्यापारी पर कभी कोई बात आती है तो तुरंत उनके लिए खड़ा हो जाते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे सिंपल विभाग हो। तो इसलिए व्यापारियों का भी भरपूर समर्थन हमें मिलता रहता है। तो फिर स्पेसिफिकली व्यापारी के लिए सपा का क्या विजन है? क्योंकि आप तो सपा से, तो आप हमेशा बोलेंगे कि सपा के साथ व्यापारी है, पर अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो लोगों का यही है कि बीजेपी को हमेशा सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मैं आज आपसे जानना चाहूं कि सपा पार्टी का व्यापारियों के लिए क्या विजन है, उनके लिए वो क्या करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे? व्यापारियों के लिए देखिए, आप जो कहे शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, क्योंकि हम लोगों का शहरी और देहाती दोनों क्षेत्र है। इसमें तो समाजवादी पार्टी का वोट है, तीसरा वोट उनको मिल जाएगी तो समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत जाए। अच्छा, जो हम नगर पालिका में चेयरमैन के समय हुआ था वही हाल हुआ था। तो आज के डेट में मुगलसराय के विधायक बैस समाज के ही है। तो सारे लोग, चूंकि कभी मिला नहीं बैस को यहां टिकट, और इस बार मिला तो भरपूर लोगों ने साथ दिया और उनका सहयोग करके आगे उनको बढ़ाने का, भेजने का काम किया। तो हमें उम्मीद है कि चूंकि हम व्यापारियों के दुख दर्द में भी रहते हैं, तो कुछ पार्टी का सहयोग होता है, कुछ व्यक्तिगत अपना कर्म होता है, कमाई होता है, उसके वजह से लोग जो है जुड़ते हैं। आज हमारे वजह से शहर में हमारे माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी इस बार जीते 2024 में, तो वो एहसास किए, कहे नहीं शहर हमको जो है इतने वोट जितवा के भेजा, और हमको ले जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बताए कि देखिए चेयरमैन साहब पूरा जिम्मा लिए थे, शहर से हम 15,000 से जीत के आए। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी को व्यापारी वर्ग वोट नहीं देता है। अच्छा, अभी जैसे मैं बनारस की तरफ से आ रहा था तो वहां का रोड तो एकदम बढ़िया बना हुआ है, पर जैसे मुगलसराय में घुसा तो रोड पूरा टूटा हुआ है, दुकानें टूटी हुई है। तो क्या हुआ, क्या यहाँ का एग्जैक्ट सिचुएशन? देखिए यहाँ का एक, क्योंकि मुगलसराय जीटी रोड पर ही मेन बाजार है जी, आबादी बहुत बढ़ गई है और इस पर हैवी व्हीकल्स भी बंद हो गए हैं। केवल रेलवे से जाना, रेलवे के यात्री निकलते हैं जो 1,50,000, वही आना जाना होता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 4 लेन 6 लेन का, क्योंकि भाजपा इस समय कुछ कर नहीं रही है, न शिक्षा पर ध्यान है, न स्वास्थ्य पर ध्यान है, बस न रोजगार पर, नौजवानों के रोजगार पर। वो रोड बना के कितना टैक्स वसूल ले उसी पर ध्यान है। उसी पड़ाव से वहां तक का 6 लेन था, वही बनाने में, चूंकि यहाँ 50 सैकड़ों साल से व्यापारी उत्तर पटरी वाले अपना दुकान बना के, मकान बना के रहते हैं, मगर अब सरकार कहती है नहीं, पीडब्ल्यूडी का है, उसी के तहत चौड़ीकरण में इसको तोड़ा जा रहा है। आज 1 महीने से व्यापारी, समझ लीजिए, उनका व्यवसाय तो बंद हो गया है, परेशान है खर्चे के लिए, खाने के लिए। एक तो अपने से तोड़वाना है, इतना ज्यादा नुकसान हो गया है कि आज आप रोड पर शाम को निकलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मुगलसराय है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति इस तरीके की है कि लोगों को उजाड़ने पर लगे हैं, बसाना नहीं जानते। अगर यदि दुकानदार को उजाड़ना रहा तो कहीं नगर पालिका को टैक्स देते रहे, वो किराया देते थे, टैक्स देते थे, गृह कर, जल कर, दक्षिण पटरी वाले भी किराया देते थे, उनको कहीं विस्थापित करते, उनको दुकान बना के उन दुकानदारों को ले आके विस्थापित करते, तो समझ में आता कि हाँ व्यापारियों के हित में काम करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, समझ लीजिए, लोग इतने नाराज हैं, हम लोग तो निकलते हैं, हम लोग समर्थन भी उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, अधिकारियों को मिलने के, दबाव बनाने के लिए कि हाँ गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो अब कई महीने के लिए मुगलसराय अंधेरा हो गया है। अब तो हमें लगता है कि 6 महीना, लगभग साल भर इसको संभलते लग जाएगा। लेकिन जब आप विपक्ष में हैं और व्यापारियों के साथ इतना गलत हो रहा है, तो सपा कर क्या रही है? मैं तो ज्यादा सड़कों पे नहीं देखा आप लोगों को, या फिर नेशनल न्यूज बनाइए, क्योंकि तो कमजोर थोड़ी ना होती है, एक स्ट्रांग विपक्ष। नहीं, स्ट्रांग विपक्ष हमेशा इसका मांग किया गया, जिलाधिकारी से लेके अभी बीच में एक दिवसीय धरना पीडब्ल्यूडी पर था, वहां पर
तो सांसद हम लोग वहां बैठ के धरना प्रदर्शन हुआ कि व्यापारियों को इस तरीके बयान दोहन नहीं होगा, आप स्पष्ट करिए कि कितना लेना है, बिना उनकी मर्जी उनकी संतुष्टि के बाद तब आप लगाएंगे। तब एक हफ्ते तक जो है रुका रहा उनका बुलडोजर। अब उसके बाद उत्तर पटरी में लगे थे। अब चल रहा है सत्ता शासन का, जान ही रहे हैं कि दबाव किस तरीके होता है, विपक्ष को कुचलने के वनस्पति काम करते हैं, मुकदमा लिख देंगे, चाहे जितना मुकदमा, हम लोग भी मुकदमा बहुत झेले हैं। आज से तो समाजवादी पार्टी में जब मुगलसराय में झंडा बहुत लोग नहीं उठाने वाले थे, हम लोग 94 में इसको ज्वाइन किए थे हमारे पिताजी, और तब से आज तक में हम लोग यहाँ एकदम से सपामय हो गया। आज आप निकलेंगे तो ऐसा नहीं है कि 4 छत दुकान के बाद कोई सामान समर्थक नहीं होगा। आपका जो जैसे विधानसभा है और सपा का हमेशा से जो वोट बैंक रहा है वो पीडीए रहा है, तो अगर मैं कास्ट के बेसिस पे गणित आपसे जानना चाहूँ तो कैसा है गणित और सपा का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जब से चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी सेकेंड फाइटर रहते। 2 बार यहाँ विधायक हुए रामकिशन यादव जी, तो हम लोगों के सपोर्ट से ही, क्योंकि हम भी सपा में थे, चेयरमैन भी हो गए, उसके पहले से पार्टी में थे, तो हम लोगों के काम से भी उनको सपोर्ट मिला। उनका व्यक्तिगत भी जो था उसके वजह से 2 बार वो सपा से हुए विधायक यहाँ पर। तो इसका क्षेत्रफल यही है कि 3 बार से जो भी हार रहे हैं, दूसरे सेकंड फाइटर रह रहे हैं, तो इसमें तीसरा बड़ी वोट जो है बड़ी जाती है। अगर आएंगी तो समाजवादी पार्टी आसानी से जो 30 से 35 हजार वोट लेके आ जाए वो आसानी से जी। तो यहाँ का समीकरण लगभग 80 हजार के आसपास आपके अनुसूचित जाति के लोग, हरिजन जाति के लोग हैं, 80,000 और 75-80 के बीच में मुस्लिम वर्ग है, लगभग 60,000 वैश्य समाज के लोग हैं। वैश्य समाज में बनिया में अग्रवाल, मारवाड़ी सारे लोग, अग्रही के सरवानी सारे व्यापारी हैं। तो बाकी उसमें उसके नीचे सारे लोग हैं, कोई 30,000 है, कोई 25,000 है। तो समाजवादी पार्टी को हर जाति धर्म का वोट मिलता है। अगर समाजवादी पार्टी तीसरे वोट को बेस मान के करे तो खूब आसानी से इसको जीता जा सकता है। क्योंकि हम 12 में भी टिकट मांगे थे, नहीं मिला, 17 में भी मांगे, आश्वासन मिला कि ठीक है, 22 में भी नहीं मिला। तो इसलिए लगे हैं पीडीए के तहत अगर पार्टी लड़ाएगी तो विश्वास, आत्मविश्वास है कि हाँ समाजवादी पार्टी यहां से जीत के जो है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अच्छा, बाकी कुछ दिनों से मैंने देखा है कि मायावती जी भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, उन्होंने कुछ रैलियां भी करी है यूपी में। तो बीएसपी पार्टी का वापस से एक्टिव होना, क्या ये आपको सपा का वोट बैंक वो खींचेगा या फिर बीजेपी का खींचेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि मेरे हिसाब से यूपी में तो सपा और बीजेपी के बीच में टक्कर है। देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती छवि अब हो गया खराब। सारे लोग 2 बार के चुनाव से जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके समाज के लोग, हरिजन जो है, अभी आप सोचिए पिछले चुनाव में जब बसपा से लड़ा था या इरशाद अहमद बबलू, तो समझ लीजिए 35,000 पर बुक हो गए। अब वो 35,000 में मुस्लिम कितना दिए, अन्य वोट कितना मिला और हरिजन कितना वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को हरिजन वोट भी मिला, जहां जहां हरिजन बाहुल क्षेत्र है वहां से भी वोट मिला। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ अब सभी जाति धर्म के लोग जो है उनको अखिलेश जी के करनी और कथनी में अंतर नहीं दिखाई देता। उनको लगा कि हाँ, एक बार के मुख्यमंत्री जो किए नया चीज, वो उन पर विश्वास है, तो इसलिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराजगी हो गई, लोगों का न किसी के पास व्यवसाय रह गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बाकी केवल रोड तो बनाने के, लोगों को बेदखल करने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो इसलिए भी समाजवादी पार्टी इस बार 27 के चुनाव में जो है हम लोगों को भरोसा है, अगर बेईमानी न करे। मतलब आपकी पार्टी खुद बेईमानी करती है? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बीजेपी बेईमानी न करे? ईवीएम हैंग न करा दे, अगर ईवीएम का खेला न करे। अभी आपके वोटर लिस्ट वाले में अभी कई जगह एक माँ बाप के नाम से कम 250 एक वार्ड में है, एक बूथ पर है।
सेम नाम, सेम पिता का नाम और 250 मतदाता। लेकिन ईवीएम का जब एसआईआर होता है तो एसआईआर होने में तो विपक्ष का भी तो आपको बहुत ज्यादा उधर अटेंटिव रहना चाहिए। अगर आप अपने एरिया में अटेंटिव रहिएगा तो आपके इजाजत के बिना कैसे नहीं, आप बीएलओ को पकड़िए, फिर बीएलओ को पकड़ के हम लोग तो खुद बैठ के कराए हैं ना। जितना वोट नहीं है, जो लोग चले गए हैं, जो भाजपा बिहार रहते नहीं है, उनको कटवाया गया, मगर फिर आ गया फाइल उनके हाथ में। अब फार्म जब आएगा, एक बार इसके पहले चुनाव हुआ था तो जो वोटर लिस्ट हम लोगों को प्रत्याशी की तरफ दिया जाता था जिला निर्वाचन कार्यालय से अटेस्टेड करके, हम लोगों के बूथ पर बाहर में जो है वोटर लिस्ट में नाम है, और जो अंदर बैठे अधिकारी आके उसमें नाम नहीं है। अब इसको आप क्या कहेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी कई तरीके के चाल चल के जितने काम कर रही है, तो उस सभी पर अभी कल हम लोगों का मीटिंग था लखनऊ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी चीज की चर्चा की है। अच्छा, यही सब पर कि कैसे जीतना है। आप बूथ पर रहिए, अभी वोटर लिस्ट आया है, उसको देखिए, वो जो निकाल के बताए कि इस बूथ पर देखिए 250-250, 300-300 एक मकान, एक माँ बाप के लोग 250-250 लोग हैं। तो इसको आप लोग लीजिए, डोर टू डोर जाइए और निकल के वो फार्म भरवा के उनको जमा कराइए। अच्छा, 2027 का जो मुगल सराय का चुनाव होगा वो किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा? आपके हिसाब से कौन से 3 ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बार का इलेक्शन डिसाइड करेगा? देखिए, मुगल सराय में तो अभी बहुत कोई वैसा काम नहीं हुआ जो अस्थायी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी शहर के लिए। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहरों की सफाई, लोगों के हेड से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। सफाई, सपा सरकार में जब कृषि मंत्री शिवपाल जी थे उसी समय सफाई हुआ, उसके बाद फिर बड़े नालों का सफाई नहीं हो पाया। तो मुख्य ये किसान के लिए सफाई की व्यवस्था, नहर से पानी मिल जाए, और शहर में जल निकासी जो चौक हो जाता है, अभी नाला की कोई व्यवस्था अस्थायी रूप से नहीं हो पाई, न यहाँ सीवर है। तो मेन यहाँ का मुद्दा है। अच्छा, सफाई का, जल निकासी का। लेकिन एक बात बताइए, 70 साल से ज्यादा हो गया देश आजाद होने में, और आज भी अगर हम लोग सफाई और जल निकासी के मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, वो चीज ठीक नहीं करवा पाए हैं। चाहे आप सरकार में रहे हो, चाहे आप विपक्ष में रहे हो, 70 साल तो बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है, ये सोच के भी बुरा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ये वाली बात कि आज मतलब मुद्दा एआई होना चाहिए, आज मुद्दा कैसे व्यापार को 10 गुना करना चाहिए? देखिए, किसी को वो अवसर नहीं मिला। अब जैसे एक मौका मिला अखिलेश जी को, 2012 में बने, तो जितना काम उनको था, जो जो चीज किए, सब, जैसे लैपटॉप बांटना, 100 नंबर की जो गांव में झगड़ा होता था तो 100 नंबर वो चलाए कि झगड़े गांव का खत्म हो गया। जहां 100 नंबर गया वहां विवाद हल कर दिया। 102 नंबर, जो डिलीवरी वाली औरतें थी देहात में, जो है उनको सुविधा नहीं मिल पाता था, 102 पर करने पर सीधे गाड़ी पहुंच के हॉस्पिटल उनको ले आती थी। 108 नंबर, लैपटॉप बच्चों को दे, जिसके पढ़ने का नहीं था कोई जरिया, उसको लैपटॉप दिए, साइकिल वितरण किए, पेंशन दिए 52 लाख महिलाओं को। तो उस जमीन स्तर पर जो काम था, तो एक पंचवर्षीय योजना में पूरा योजना तो हो नहीं पाता है। जब दुर्भाग्य है कि जब सरकार रहेगी तो विधायक दूसरे रहेंगे, इसका भी अंतर पड़ता है। तो जब तक दोनों जगह ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसके बाद भी मुगल सराय का कायाकल्प नहीं अभी हो पाया। क्योंकि 12 में भी आज चेयरमैन भाजपा के थे, उसके बाद भी चेयरमैन भाजपा के थे, विधायक भाजपा के हैं, पर उसके बाद भी मूलभूत सुविधा जो है उस पर कोई काम नहीं हो पाया है। काम जो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र है वो अपना करते हैं। अब आप देख लीजिए जीटी रोड को, इसको केवल बजाने में लोग अपने में रह गए, सब बेदखल हो गए दुकानदार व्यापारी। यही योगी जी मुख्यमंत्री चंदौली में घोषणा किए थे कि यहाँ पुल बनेगा,
ताकि दुकानदार, अगर वो पास हो गया होता तो आज बेदखल नहीं हुए होते यहाँ के व्यापारी। तो भाजपा के करनी या कथनी दोनों में अंतर पड़ती, काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं। बाकी जैसे लास्ट 1-1.5 साल में पूरा जो विश्व है वहां पे एक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा परेशानी आई है। पेट्रोल के प्राइसेस अभी रिसेंटली बढ़ गए हैं, आपको 4-5 रुपया, गैस की किल्लत हो गई है। इस तरीके की सिचुएशन जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तो वो तो पूरा बवाल मचा देती थी, पर आज जब इतनी सारी मुसीबतें हैं तो मुझे विपक्ष या सपा क्यों नहीं दिख पा रहा है सड़कों पर, वो मोबिलाइज क्यों नहीं कर पा रहा है लोगों को? देखिए, समाजवादी पार्टी समय समय पर मांग कर रही है, आंदोलन जहां जरूरत पड़ रहा है वहां आंदोलन भी कर रही है। हर काम के लिए आंदोलन, आप जान रहे हैं समय किस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। आदमी, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अगर अपनी बात मनवाने के लिए अगर आप उनके ऑफिस पर भी गए तो आपके ऊपर मुकदमे से डरवाना। भारतीय जनता पार्टी डर की राजनीति, डरा के जो है मुकदमा करके जेलों में बंद करके जो है लोगों का लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसलिए भी लोग थोड़ा घबराए, मगर जो बात आता है समाजवादी पार्टी डट के उसका मुकाबला करती है। अभी ये दुकान के मामले में जो धरना प्रदर्शन हुआ, इसके पहले जिले पर धरना प्रदर्शन देहात के किसानों के मुद्दे को लेके हुआ। तो समाजवादी पार्टी समय समय पर आंदोलन करती रहती है। जो मूलभूत सुविधा जनता की है उसके लिए लोगों से कह के संपर्क करके उनको दिलाने का काम करती है। विभाग से हो, चाहे हमारे सांसद हुए हैं, तो चूंकि प्रदेश की सरकार है, सांसद का यहाँ बहुत जो बजट कम होता है, मगर जितना हो सकता है मूलभूत चीज को लेके लोकसभा में उठा के उसको सुविधा दिलाने का काम करते हैं। अभी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई है, जेनजी का एक मोमेंट है, तो जो जेनजी है, जो यंग लोग हैं यूपी के, आपको लगता है कि सपा उसको अट्रैक्ट करने में सफल हुई है? लेकिन यूपी में तो सपा अटैक करने में बहुत ज्यादा लोग उसमें सम्मिलित होकर को सपोर्ट करने का काम कर रही है। क्योंकि आप जो कॉकरोच जनता पार्टी बना, बहुत लोग, अभी तो 1 हफ्ते के अंदर का है, 20 मिलियन हो गया, इतने फॉलोअर हो गए। तो ये कहाँ के है भाई? यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ नौजवान ज्यादा जुड़े हैं, तो वो कहीं न कहीं से कॉकरोच पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी में कोई बाहर से आके तो आया नहीं, ये जेनजी है, नौजवान है, बेरोजगार है, जिसके पास रोजगार नहीं है। जो अभी देखिए नीट का परीक्षा जो हो गया, कैंसिल हो गया, आउट कर दिए। कोई भी परीक्षा यूपी में जो है हो रहा है, आउट हो जा रहा है पूरे देश में। तो सरकार जो है नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती। इसी तरीके करके जो है हिंदू मुसलमान गौरक्षा सेवा दल बना के उलझाए रखना चाहती है ताकि वो नौकरी न मांग पाए। तो फिर जैसे मान लीजिए ये इलेक्शन आएगा, पास बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि किस किस चीजों में लड़ाई होने का या कुछ फसाद होने का शुरुआत हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे मुसलमान पॉपुलेशन भी काफी है। हाँ, देखिए, ऐसा मुगलसराय एक ऐसा जगह है कि आज तक हम लोग यहीं के पैदा हुए, आज तक यहाँ आपसी भाईचारा में कहीं से मतभेद नहीं हुआ। कभी यहाँ मुगलसराय में तो कभी आज तक कोई मतभेद हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं हुआ। जब से 14 से सरकार आई है तब से वो दूरी जो है बनाने में, तो थोड़ा वो भी अपने आप को अटैक जिसका संबंध हमारे यहाँ होली मिलन होता है, उसमें भी हमारे जितने मित्र यार हैं, हमारे समर्थक आते हैं, मिलते हैं, होली खेलते हैं, जाते हैं। तो जहां कभी कुछ नहीं हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी तो इसी का लाभ न लेना चाहती है, दंगा करा के बांट के हमें आपको। तो समाजवादी पार्टी उसको जोड़ने में लगी है, बंटना नहीं है। अब जोड़ के जो भी पीडीए के तहत 1% वाले मतदाता हैं, कुमार है, लोहार है, नाई है, धोबी है, छोटी छोटी जातियां हैं, उनको भी हम मिलके उनको अपने साथ जोड़ के
उनको भी लेकर पीडीए के तहत हम जितने काम करेंगे। अच्छा, बाकी सर जैसे आपका क्या विजन है मुगलसराय में, एजुकेशन आप कैसे इंप्रूव कीजिएगा? अगर अवसर मिला तो एजुकेशन पर काम, चूंकि अब शहर क्षेत्र के अंदर वह जगह नहीं रह गया कहीं, और जो है वो प्राइवेट विद्यालय है, उसको मानिए चाहे सरकारी मानिए, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज है, इधर विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय हो गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज हो गया है। सरकारी नहीं है, मगर हाँ शिक्षा के मामले में अभी पीछे है, तो उसको प्राइवेट विद्यालय है। अगर अवसर मिलेगा तो कहीं देख के राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज का प्रयास किया जाएगा। बाकी यहाँ का हेल्थ आप कैसे ठीक कीजिएगा? हेल्थ तो देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी के समय ही हेल्थ के मामले में यहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल बच्चों का था। समाजवादी पार्टी के समय ही यहाँ पर महिला हॉस्पिटल 40 बेड का बना है। उसमें उन लोगों को बढ़िया राहत मिल रहा है। महिला अस्पताल आपके पुल के पास ही है। हेल्थ के लिए एक हॉस्पिटल आपके पीएससी वहां है भोगवारे में। चूंकि अब अधिकारियों की लापरवाही, वहां डॉक्टर बैठ नहीं रहे कायदे। अगर हम लोग आएंगे, सरकार हमारी पहले भी थी, तो हम लोग हमेशा महीने में 15 दिन में 2 महीने में एक चक्कर मार लेते थे क्या स्थिति है। अब यहाँ तो वहां सुनने में आता है कि कोई है, गया तो मिला नहीं, जो विभाग के डॉक्टर है कहीं छुट्टी में है, तो उसको देखा जाएगा, स्वास्थ्य को भी दुरुस्त किया जाएगा। सपा को हमेशा से बोला गया है यादव और मुसलमान की पार्टी है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मुगलसराय इस चीज को कैसे देखता है? देखिए, कहा जाता है, लोग बदनाम करते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल मुसलमान यादवों की पार्टी है। पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो सभी जाति के, सभी धर्म के लोग जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। मुगलसराय में भी 99 में पूर्व सांसद श्री जवाहरलाल जायसवाल जी लड़े थे, वो भी भारी अंतर से जीते थे। 2024 में सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी जीते, वो भी भारी अंतर से जीते। तो ऐसा नहीं है कि केवल यादव मुसलमान, सभी जाति धर्म की पार्टी है, पहले से थी, सभी लोगों के विषय में सोचने की। आज उसी का परिणाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए बना के और जो बचे कुछ लोग हैं उनको जोड़ के अपने साथ जो है लेके चल रहे हैं पीडीए के तहत। अच्छा, बाकी जब मैं बनारस से आ रहा था, बनारस काफी ज्यादा डेवलप्ड है, पर मुगलसराय जस्ट 10-12 किलोमीटर दूर ही है बनारस से, पर उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। तो आपका क्या विजन है कि किस तरीके से आपको मुगलसराय को हम लोग डेवलप कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, डेवलप करने का समय इसके पहले माननीय महेंद्र पांडे जी यहाँ सांसद 2 बार से थे। उनकी सोच बहुत विकास पर हमें नहीं लगता है कि था। अगर रहा होता तो प्रधानमंत्री का कंस्टिट्यूएंसी बनारस और भारी उद्योग मंत्री चंदौली के, मगर यहाँ का विकास में अंतर आपको समझ में आ गया। तो करने की इच्छा उनकी नहीं थी, नहीं चाहे होते तो बहुत कुछ यहाँ था। आपके इंडस्ट्रीज है, रामनगर में है 2-2 फेस की, तमाम नौबतपुर के पास जो है जमीन पड़ी हुई है, चाहे होते तो बहुत बड़ा उद्योग वहां पर ले आके लगवा दिए होते तो यहाँ के लोगों को राहत मिल जाती, नौकरी मिलता। तो यह सोच भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नहीं है, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान राज्य सरकार का है। बाकी ब्लैक क्राइस जैसे ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ब्लैक क्राइस का क्या आपको स्कोप है? किस तरीके से उससे यूटिलाइज किया जा सकता है ग्लोबल एक्सपोर्ट में भी? देखिए, ब्लैक राइस चंदौली में धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के अधिकारी भी इंटरेस्टेड थे। ब्लैक राइस निर्यात भी हो रहा था, इसके लिए भी बना। चूंकि यहाँ कोई उसका एक हब नहीं बना जहां से व्यापारी जो है उसको आदान प्रदान कर सके, इसके पूर्व लोग जो थे उस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए। नहीं, चंदौली जनपद का ब्लैक राइस शुगर फ्री है। अच्छा, शुगर फ्री है, उसको लोग बहुत विदेशों में पसंद किए, तमाम देशों में गया यहाँ से राइस और उसको बहुत लाइक किए। मगर अभी चंदौली जनपद में सरकार की तरफ से कोई बड़ा डंप हाउस नहीं बनाया गया, उसका बियर हाउस,
कि वहां से उसको जो है निर्यात करने का निर्यात करने की व्यवस्था हो पावे। इसके लिए इस साल जो है कम हुआ। तो जैसे मान लीजिए अगर 2027 में सपा आती है मुगलसराय से, तो आप लोग कैसे इस चीज को सॉल्व कीजिएगा? समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनेगी और यहाँ अगर चुन के समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि आएंगे, तो किसानों के प्रति शुरू से समाजवादी पार्टी सोचती आई है ब्लैक राइस के विषय में भी उसको स्थापित करें, उनको बढ़िया हब मिल जाए ताकि विदेशी माल के यहाँ से आयात निर्यात हो सके, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। अच्छा, टूरिज्म आपको बनारस का बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको इंडिया का एक टूरिज्म हब कहा जाता है, वहां की घाट आपको बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन उतने टूरिस्ट मैं मुगलसराय में नहीं देखता हूँ। इसका क्या रीजन है? क्योंकि अगर मुगलसराय भी तो एक टूरिज्म हब बन सकता है। हाँ, टूरिज्म हब बहुत आसान है। आपके हमारे मुगलसराय में ही व्यास नगर है, व्यास मुनि का तपोस्थली। इसकी कहावत है, जब बाबा भोलेनाथ जो है वहां पर भिक्षा मांग रहे थे और नहीं हुआ, श्राप दे के चले आए इस पार। और बहुत तीर्थस्थली बहुत बढ़िया है, मगर उसका भी विकास आज तक नहीं हो पाया, कोई प्रतिनिधि नहीं ध्यान दिए। हमारे यहाँ टूरिज्म में राजदरी देवदरी है, चंद्रप्रभा है, यहाँ बाबा देवरवा बाबा का भी स्थान बहुत बढ़िया है, बलुआ में बलुआ घाट मुख्य वाहिनी है। तो अब टूरिज्म पर राज्य सरकार और जो अभी तक थे प्रतिनिधि उस पर बहुत ध्यान नहीं दिए। अगर दिए होते तो शायद बहुत आगे चंदौली भी टूरिज्म मामले में आगे हो जाता। तो जैसे अगर आपकी सरकार आती है तो फिर कैसे इसको इम्प्रूव कीजिएगा? उसको महत्व दिया जाएगा। जो स्थान है वेदो व्यास जी का मंदिर, वहां पर आने जाने की व्यवस्था सुविधा, और उनको भव्य में उसका जो है मंदिर का जीर्णोद्धार, बाबा देवरवा बाबा के यहाँ का कीनाराम बाबा, आपके राजदरी देवदरी, ये सबका विकास किया जाएगा पर्यटक के तहत, ताकि पर्यटक यहाँ भी आवे और चंदौली जनपद में भी उसका लाभ ले। जो मार्केट में व्यापारी का नुकसान हुआ है दुकान का, उनके व्यापार का, तो समाजवादी पार्टी अगर आई तो उनके लिए क्या करेगी? देखिए, व्यापारियों की लड़ाई हमेशा हम लोग लड़े हैं। व्यापारी हित में दक्षिण पटरी की जो दुकानें टूटी, एक काफी पहले जब हम यहाँ चेयरमैन हुए थे तो उस समय, उसके पहले 2003 से यहाँ किराया बंद हो गया था दक्षिण पटरी का। जब हम चेयरमैन होके आए तो लिखा पढ़ी करके सरकार से फिर से किराया चालू किए। वो किराया 18 तक चला। अब नगर पालिका उनको किराएदार नहीं मान रही है, कहीं विस्थापित नहीं कर रही है। हम लोगों का मांग है, व्यापारियों का मांग दिया गया है प्रशासन शासन को भी कि इनको कहीं विस्थापित करे। यदि नगर पालिका या जिला प्रशासन सरकार नहीं करती है तो यहाँ अगर अवसर मिला समाजवादी पार्टी को तो इनको उचित मुआवजा और इनको विस्थापित करने के लिए कहीं न कहीं कोई व्यवस्था किया जाएगा। तो सर, जैसे हमारा जो ऑडियंस है वो अक्रॉस इंडिया है, और मुगलसराय के जनता के हक में आप पूरे इंडिया को क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के बारे में? मुगलसराय बहुत ही मशहूर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ननिहाल यही स्टेशन के बगल में था। अच्छा, ये हाँ, मुझे भी पता चला। यही पर था, कूड़े में सेंटर कॉलोनी जो है ना, वही कूड़े में उनके ननिहाल था। वहीं रह के रेलवे इंटर कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई है। यहाँ पर पढ़ने के बाद तब वो रामनगर उनका घर था। रामनगर से उस समय पौड़ के ऊपर बेचू जाते थे पढ़ने। तो सबसे बड़े देश के हमारे प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली है। अब बाकी रेलवे स्टेशन हमारा जो है एशिया का यार्ड है, चंदासी कोल मंडी है। इसकी वजह से मुगलसराय का अपने आप में पहचान अलग बन जाता है। जिले का चंदौली जिले का सबसे बड़ा शहर है, तो इसलिए मुगलसराय की पहचान में तमाम ऐसे लोग हैं जिसको याद किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी में भी लोग रहे, याद किया जाएगा तो बहुत लोग यहाँ हैं। मगर आज की पहचान हम लोग, देखिए भारतीय जनता पार्टी मुगलसराय का नाम दीनदयाल नगर रख दिया। हम लोग मांग करते रह गए कि शास्त्री जी के नाम पर हो जाए, मगर नहीं हुआ। तो अब उनके ऊपर सत्ता शासन उनकी है,
मगर लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई चल रहा है कि हाँ शास्त्री जी के नाम पर हो। जब अवसर मिलेगा तो फिर उस पर विचार होगा। जी जरूर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और इलेक्शन के पहले भी मैं जरूर आऊंगा और देखूंगा यहाँ का कैसा माहौल है। जितने भी दर्शक आज हम लोगों को देख रहे हैं, मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि इस बार का जो इलेक्शन है यूपी का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे हो वो सच्चाई वाले मुद्दे हो, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर हो मुद्दे, चाहे वो आपको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो मुद्दे, इकोनॉमी आपको बहुत ज्यादा परेशान है उसके ऊपर लोग बात करें। और ऐसी बातें हम आपके लिए अपने लीडर से करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि उनका विजन क्या है, ताकि सही मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाए। आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी आप चाहते हैं, अगर सर से कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे डालिए, हम सर से वो क्वेश्चन का जवाब लेके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।